हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा एंड आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम में इस टॉपिक से हम लोग एक क्वेश्चन तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिक हमसे यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए। एंड बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है क्या। ये टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। लाइक हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 से पहले भी देश में कंपनी का राज था, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन आया। तो उस दौरान भी कुछ एक्ट्स पास हुए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उन एक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे कि वो एक्ट्स क्या थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, तो उसी बारे में। ठीक है। एंड ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको देख के लग रहा होगा भाई धर्मात्मा बुक इंडियन पॉलिटी जिसका नाम है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी बुक है आप उससे ये टॉपिक पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 1 होगा बेसिकली ये हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से ये जाना जाता है। एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर हम देखें ना, तो मैं अच्छा एक बात और मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, मैं ये पूरे पूरे चैप्टर्स रीड करके बिल्कुल 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 नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ वही बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप मेरे से इस वीडियो में कुछ भी और उम्मीद ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो हम लोग जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में 1707 के आसपास आ गए थे। तो बेसिकली जो हमारे देश में 200 साल का राज था ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट था हमारा कंपनी रूल, एक था क्राउन रूल। तो अगर हम देखें ना, कभी भी अगर हम लोग पॉलिटी पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, तो उसमें बेसिकली जो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था, उस राज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक कंपनी रूल, जब कंपनी रूल करती थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रूल किया था, और एक क्राउन रूल। तो इससे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में कब तक रूल किया था। तो दैट इज टिल द ईयर 1858। ठीक है। 1857 में हम लोग जानते हैं वो क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मी खूब मरी लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो वो वाली क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ फेरबदल हो चुका था। तो बेसिकली वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राज खत्म हो गया और पूरे का पूरा सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। चलिए इसको आगे चल के और विस्तार में पढ़ेंगे। अभी बस हमें ये देखना है कि भाई कंपनी रूल और क्राउन रूल दो रूल्स में डिवाइडेड था हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था। ठीक है। तो अब ये एक्ट्स थे उस टाइम पे, कुछ एक्ट्स। तो पहले हम लोग कंपनी रूल पढ़ते हैं। कंपनी रूल कहां से कहां तक था। कंपनी रूल था 1773 से लेके 1858 तक, 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है। इसी में सबसे पहला हमारा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था, सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक सबसे पहला स्टेप था। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले क्या था, हमारे यहाँ पे तीन प्रेसिडेंसीज थी। एक थी बॉम्बे, एक थी मद्रास और एक थी बंगाल। ठीक है, बंगाल। ठीक है। एक बॉम्बे, एक मद्रास, एक बंगाल, तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंसीज थी और तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के पास इक्विवेलेंट पावर थी। अब क्या हुआ, 1773 के एक्ट के बाद बंगाल की प्रेसिडेंसी को सुपीरियर कर दिया गया एंड बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वो अब इनके अधीन यानी इनके अंडर आने लगी थी। ठीक है। तो इसी एक्ट के तहत गवर्नर के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो ये मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनके गवर्नर्स को उनके अंडर में डाल दिया गया, उनके अधीन कर दिया गया। तो ये तो सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला और एक सवाल और आता है कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के। तो भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसी एक्ट के तहत सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था, कहां पे, कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और तीन अन्य जज थे। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ
अहम बात नहीं थी इस एक्ट में। अगला चलते हैं, नेक्स्ट था अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट 1781 सिर्फ और सिर्फ क्या था भाई, 1773 में एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी, इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट निकाला। उस एक्ट का नाम था अमेंडिंग एक्ट 1781, यानी इस एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए ये एक्ट आया। तो बेसिकली इसी एक्ट को हम लोग इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दैट इज एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके अलावा इस एक्ट में और कुछ ज्यादा बातें नहीं थी, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट था तो कुछ ज्यादा बातें नहीं बताई थी। नेक्स्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, एक और इम्पोर्टेंट स्टेप था डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसमें कमर्शियल पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स कंपनी की अलग अलग कर दी गई थी, एंड कंपनी के हाथ में कुछ मिलिट्री पावर्स भी दे दी थी बेसिकली। अच्छा हाँ, एक और बात थी, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना 1784, ये ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार एक वर्ड यूज हुआ था, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया जो वर्ड था वो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में ही यूज हुआ था। एंड उसके बाद ये इसी एक्ट में बताया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो कंपनी के जो भी अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उसका सुप्रीम यानी उसका सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ज्यादा बातें नहीं बताई थी। सबसे पहली बात क्या थी कि भाई कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स को अलग अलग कर दिया गया। और सबसे पहली बार ये वर्ड यूज हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल वाला कि भाई ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। उसके बाद कंपनी अफेयर्स के बारे में इसमें बातचीत हुई थी। नेक्स्ट था एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या था, 1786 में हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को गवर्नर बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो मेरी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। तो उनकी वो दो शर्तें क्या थी, उनकी दो शर्तें ये थी कि भाई इस आज से पहले जो भी गवर्नर होता था वो स्पेशल काउंसिल के डिसीजन के अधीन आता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो किसी भी गवर्नर वो कह रहे थे लेकिन यहाँ पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कह रहे थे कि भाई मेरे को किसी भी उसके अधीन नहीं होना। इफ आई वांट, अगर मैं चाहूं तो मैं स्पेशल काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूं। नेक्स्ट उनको इन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनना है, मेरे को मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनना है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें एक एक्ट के तहत ही इनएक्ट की गई, जो एक्ट था एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, नेक्स्ट था एक्ट ऑफ 1793। 1793 के एक्ट में क्या आया था, तो इसमें क्या था और एक्सटेंड कर दी गई पावर्स। जो हमारे वही दोबारा हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको पावर्स का बहुत ज्यादा नशा था, तो उनकी तो वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स अपने पास रखना चाहते थे। तो इस ये उन्हीं की पावर्स को एक्सटेंड करने के लिए एक्ट था। इस एक्ट में एक मेजर बात थी जो था कि भाई इस एक्ट के तहत जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको एक्सटेंड कर दिया गया और 20 सालों के लिए। क्या था कि भाई ट्रेड मोनोपोली मतलब कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, और कोई ब्रिटिश कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। तो ये खत्म हुआ था, तो इस एग्रीमेंट को और 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 था, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये था 1793 और ये था 1813। ये इसके बिल्कुल 20 साल बाद आया। तो ये उसी लिए था क्योंकि 20 साल बाद उसकी मोनोपोली दोबारा खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसकी मोनोपोलीज को एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोलीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द मतलब लेकिन हाँ, लेकिन चाय की मोनोपोली अभी भी चाइना को ही दे रखी थी। उसके अलावा और ऐसी कोई बात इस एक्ट में खास नहीं थी। बाकी चलते हैं नेक्स्ट, चार्टर्स एक्ट 1833। 1833 वाला जो एक्ट था ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सवाल बनता है विच एक्ट वाज द फाइनल स्टेप फॉर सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड ब्रिटिश इन इंडिया, दैट वाज 1833। ठीक है, तो इस 1833 के एक्ट के तहत ही क्या हुआ, जो भी हमारे थे गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। भाई अब तो बिल्कुल ही धमाका कर दिया था। पहले क्या था, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, एंड अब 1833 में गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अभी भी इसमें वही छोड़ा कि भाई गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनके अधीन कर दिया गया, उनसे उनकी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया, ठीक है। उसके बाद और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया कि भाई ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव होगी ब्रिटिश क्राउन के अंडर, तो इसमें कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अगला आते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 था कि भाई ये चार्टर एक्ट की सीरीज का लास्ट एक्ट था, लाइक 1793 से 1853 चार्टर एक्ट सारे थे, तो ये 1853 वाला चार्टर एक्ट की सीरीज का लास्ट एक्ट था, इसीलिए ये थोड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स छोड़ के गया था। तो इस एक्ट में क्या था कि भाई इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया और एक गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया, मतलब एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और इस ही एक्ट में जो था कि भाई देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ ठीक था कि भाई इस एक्ट में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इस एक्ट में पहली बार एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का गठन किया, एक लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में बैठेंगे, जिसमें से 4 मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट हुए थे, 4 मेंबर अपॉइंट हुए थे गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो 4 मेंबर्स यहाँ से थे, 2 और मेंबर्स जो कि हमारे गवर्नर जनरल के डिस्क्रिप्शन पे थे, वो उनको वो अपॉइंट करते, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो अब आ जाता है कंपनी का रूल, क्राउन का रूल, सॉरी कंपनी का रूल यहाँ पे 1858 में 53 में कंपनी का रूल यहाँ पे हो गया था। अब 58 में क्योंकि क्राउन तो अभी आया था नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या था, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू वेक टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। भाई जो 1857 का रिवोल्ट था ना, सबसे पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई विच वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, ठीक है। इसको सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं मेरे को नहीं पता, बट सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं, ठीक है। दिस एक्ट नोन एज दी बस इसमें से और कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें क्या कही गई, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ डेजिग्नेटेड बाय द, भाई इंडिया पे अब जो है गवर्नर जनरल पैनल सबका राज खत्म, अब इंडिया विल बी डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और उसको और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा विच विल बी नोन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइसरॉय कौन थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के। सबसे पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई विच हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसी के साथ डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी आया था, मतलब डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हो गया था, 15 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया था, जो बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इतनी बातें जरूरी है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ था कि भाई 1857 की क्रांति के बाद ना, मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो चुका था कि भाई अगर हमें इंडिया में राज करना है तो हमें इंडियंस को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उनके बिना, उनकी कोऑपरेशन के बिना हमारा इंडिया पे पूरा यूं एक छत्र राज करना मुश्किल है। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए जो एक पूरी सीरीज में थे, 1861, 1892, 1909 पे, ठीक है। तो ये एक्ट से, अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में जो था ना, अब इस एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि हमने देखा 1833 तक हमारे देश में सेंट्रलाइजेशन होता गया, पहले गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को धीरे धीरे कमजोर करते जा रहे थे। लेकिन इस एक्ट के तहत अब पावर थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइज की जाती, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई जो उनसे 1833 में छीन ली गई थी, ठीक है। कुछ नए प्रोविंसेस बने जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ पंजाब, कुछ नए प्रोविंसेस का गठन हुआ।
एंड उसके बाद अगला आता है, हाँ, इसी एक्ट में वॉइसरी के पास इमरजेंसी पावर्स दी गई थी जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड थी। तो ये इमरजेंसी पावर्स आज भी यही है, तो इमरजेंसी पावर्स इसी एक्ट के तहत हमारे वॉइसरी को दी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सॉरी गाइस, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इलेक्शंस बेसिकली क्या था, बस एक ही बात आती है कि भाई इसमें पहली बार चुनाव का इस्तेमाल हुआ था। मतलब कहा गया था कि भाई जिन सीटों को, जिन जगहों को ऐसे नहीं भरा जा पा रहा, उसमें चुनाव होने चाहिए। एंड वो चुनाव, लेकिन हालांकि ये इलेक्शन वर्ड डायरेक्टली एक्ट में यूज नहीं था। इलेक्शन वर्ड वाज नॉट इन द एक्ट, मतलब नॉट यूज इन द, मतलब डायरेक्टली वो एक्ट में यूज नहीं हुआ था, लेकिन उसका मतलब कहीं ना कहीं यही निकल के आ रहा था कि कहीं पे म्युनिसिपैलिटीज में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में या जमींदार चेंबर्स में अगर कहीं पे लोगों की कमी हो रही है तो वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909, अब इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन से ही है, दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ली मोंटे रिफॉर्म्स। तो इस एक्ट को मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म्स भी कहते थे। मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म्स क्यों कहते थे भाई? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस टाइम के इंडिया के सेक्रेटरी थे एंड लॉर्ड मिंटो हमारे वॉइसरे थे। तो मॉर्ले मोंटे, लॉर्ड मॉर्ले वाज सेक्रेटरी एंड ही वाज वॉइसरे, तो मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली जो था काउंसिल का साइज बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया और लेजिस्लेटिव पावर्स को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना शुरू, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें एक काउंसिल का पहली बार एसोसिएशन, एक इंडियन का एसोसिएशन बनाया गया फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वॉइसरे और गवर्नर के अधीन काम करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के सामने आता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो हमारे सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरे का लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन किया था एंड लॉ मेंबर के रूप में। अच्छा, हम लोगों ने एक पॉइंट ऊपर शायद मिस कर दिया, एक सेकंड, हाँ ये रहा वो पॉइंट। 1861 के एक्ट में ना एक 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भाई भारतीयों को भी जो लॉ बनाने की प्रतिक्रिया है उसमें इंक्लूड किया जाए। एक नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी वाइसरे द्वारा, जो डायरेक्टली लॉर्ड कैनिंग यानी उस समय के वाइसरे के अंदर में आती। तो वो 3 मेंबर्स कौन थे? वो 3 मेंबर्स थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो 3 मेंबर्स कौन थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने चुना था? तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट है एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम लोग एक सेकेंड गाइस, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 को हम लोग मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही अगेन वही, मॉन्टेक वाज द सेक्रेटरी एंड लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरे। और इस एक्ट में ज्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं बताई थी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक आ जाता है, फिर आते हैं साइमन कमीशन के ऊपर। साइमन कमीशन, आई होप आप लोगों को पता होगा साइमन कमीशन क्या होता है। साइमन कमीशन था कि भाई साइमन कमीशन एक 7 मेंबर्स कमेटी थी जो सर, जिसको हेड करते थे, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। तो क्या था, ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे जिसके खिलाफ थे इंडियंस। तो इसीलिए आपको याद होगा वो नारा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो यही था वो कि भाई वो 7 मेंबर्स की कमेटी आई थी जिसको सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे, जो इंडिया में ब्रिटिश का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो ये भी इसी एक्ट के तहत आया था। नेक्स्ट आता है कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, लेकिन बता देते हैं। तो क्या था कि भाई इन अगस्त 1992 रैमसे मैकडोनाल्ड एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को एक स्कीम अनाउंस की जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, किसके लिए? मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स थे। और गांधी जी के कहने पे एक इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी बनाया गया था। ठीक है, और इसी एक्ट को, इसी एग्रीमेंट को हम लोग पूना पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1935। 1935 तो भाई बेहद इंपॉर्टेंट है
हम लोग जानते भी होंगे कि भाई जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा चीजें अगर कहीं से ली गई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। बहुत बड़ा एक्ट था जिसमें 321 सेक्शन से 10 शेड्यूल थे। भाई बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट से आई है। फेडरलिस्ट का कंसेप्ट मतलब बहुत कुछ इसी एक्ट से आया है, तो इस पे हम लोग ज्यादा भी वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये लास्ट एक्ट था जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले आया था। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में जो हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे सेलमेंट एटी, उन्होंने कहा था कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे 30 जून 1948 से पहले, मतलब 1948 तक चले जाएंगे। तो उसी के बाद क्या हुआ, इस देश में एजिटेशन, देश में दंगे शुरू हो गए, एक असहनशीलता का माहौल बन गया कहा जाए तो। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग, और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था, मुस्लिम लीग कह रहा था कि भाई आप जाओ तो जाने से पहले आप पार्टीशन कर दो, देश अलग कर दो। मतलब मुस्लिम लीग चाहता था कि ब्रिटिशर्स जाने से पहले पार्टीशन करके जाएं। तो दोबारा वही 3 जून को ब्रिटिशर्स ने बहुत क्लियर कर दिया, मेड इट वेरी क्लियर कि भाई अगर इंडिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो वो अप्लाई नहीं होगा, कैन नॉट अप्लाई उन पार्ट्स पे जो कि उनको लेना एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। तो इसका मतलब क्या था कि देश में कुछ रजवाड़े थे जो इससे का हिस्सा नहीं बनना, लाइक वो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जिसका से हम लोग एग्जांपल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो राजा हरि सिंह भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो ब्रिटिशर ने साफ साफ कह दिया कि भाई जिन उन सबके पास पूरा पूरा ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो उनको एक्सेप्ट करें, ना चाहे तो एक्सेप्ट ना करें, उन पे किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, और उसी दिन ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उस टाइम के हमारे वॉइसरॉय, ठीक है, उन्होंने पार्टीशन प्लान रखा जिसको हम लोग माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं। तो दो अहम सवाल है यहाँ पे। सबसे पहले लास्ट वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, और जो उन्होंने पार्टीशन प्लान रखा उस प्लान को हम लोग क्या कहते थे, माउंट बैटन प्लान कहते थे। ठीक है, तो ये प्लान क्या हुआ, ये प्लान तुरंत एक्सेप्ट हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो और ये सब कुछ कैसे हुआ, दिस प्लान, और ये सब इस प्लान को इनैक्ट करने के लिए जो एक्ट लगा दैट वाज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो आई होप ये बातें कुछ आप लोगों के लिए क्लियर होंगी। एंड इसमें से कुछ एक पॉइंट्स और थे, वेट लेट मी सी, हाँ ठीक है, तो ये है कि भाई क्या था, 14 और 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लाइक 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था, 15 अगस्त को भारत हुआ था ब्रिटिश क्राउन से। एंड लॉर्ड माउंट बैटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो इससे एक अहम सवाल और यहाँ बन के आता है कि भाई फ्री इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, दैट वाज लॉर्ड माउंट बैटन। उन्होंने, एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और उनको किसने वो उपाधि दिलाई थी, तो वो ये कि ही स्वर्ण। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जो उस टाइम के 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी इंडिया की, उसको अब पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें हैं कि भाई पहले जवाब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले होम मिनिस्टर कौन थे, तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे एक्ट्स, हालांकि 20 मोटा मोटी 20 मिनट में हम लोगों ने सारे एक्ट्स कवर कर लिए। इस वीडियो को 20 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसको पूरा देखें। एक बार आई रिक्वेस्ट और देखें ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही चीजें डिस्कस की है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाली है या आने की उम्मीद है। ठीक है गाइस, तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो फिर जय हिंद।